हिंदी और हिंदी में भी विशेष रूप से हिंदी कविता मेरा पैशन रहा और मेरी कोशिश रही कि मैं अपने प्रोफेशन के जरिए अपने पैशन को आगे बढ़ा सकूं। तो मेरे जो अधिकांश प्रयास रहे वो यही रहा कि किस तरह से हम कंप्यूटर जो हमें सुविधाएं नई सुविधाएं देता है उनका प्रयोग करते हुए विश्व में हिंदी का प्रचार और प्रसार कैसे किया जाए, वो मेरा मूल रूप से मेरा उद्देश्य रहा और उसमें कुछ सफलताएं भी मिली और कुछ हम लोगों ने प्रयास किए, तो आपने बताया ही उन प्रयासों के बारे में। तो चलिए पहले एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि और वो विशेष रूप से क्योंकि मेरा आधी से अधिक उम्र अमेरिका में बीती है, तो मैं विदेश के अनुभव के बारे में ही ज़्यादा बात करना चाहूँगा और आप भी शायद उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें। तो पहली बात तो ये है कि सवाल उठता है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो आपको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रखने के लिए कुछ सजग प्रयास करने होते हैं। क्योंकि जब आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी, उदाहरण अगर लें तो हिंदी तो आपके चारों तरफ है ही, है ना। आपके बच्चे जो हो रहे हैं वो हिंदी को देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तो आपको कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप विदेश में रह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप और आपसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके बच्चे अगर आप चाहते हैं कि वो भाषा से और संस्कृति से जुड़े रहें, तो आपको कुछ सजग प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। तो हमारा जो प्रयास रहा वो कुछ इस दिशा में भी रहा कि अगर हम वो नहीं करेंगे, हिंदी को जिंदा रखने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमने तो जो हिंदी सीखनी थी वो हमने सीख ली। क्योंकि जब मैं गया था तो जैसा मैंने कहा कि मेरी आधी से ज़्यादा उम्र अमेरिका में गुजरी है, लेकिन फिर भी मुझ में हिंदुस्तानी का अंश ज़्यादा है, क्योंकि जो पहले 25 साल मैंने बिताए थे वो भारत में थे और उन 25 सालों का जो आप स्वीकार करेंगे कि उन 25 सालों का जो महत्व होता है वो अगले 50 साल से भी ज़्यादा, अगले 50 साल में आपने क्या किया उसका इतना महत्व नहीं होता जितना कि पहले 25 साल आपने कहाँ गुजारे। तो जब मैं अमेरिका गया तो भारत का अंश हम लेकर गए थे, लेकिन उस अंश को आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे सौंपा जाए, कैसे उसको पास किया जाए, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़े। और ये जो मेरे जितने भी प्रयास रहे हैं उसके दो कारण रहे। एक तो ये कि मुझे उसमें स्वयं आनंद आता था, है ना। और जब आप किसी बात में अगर आपको आनंद आएगा, मेरा मानना है कि तभी वो काम सफलता से पूरा होगा, और अगर आप आनंद के साथ कर रहे हैं तो सफल भी होंगे आप उसमें। तो मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हिंदी की सेवा कर रहा हूँ। हिंदी सेवी शब्द एक हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कभी अपने लिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने आप को हिंदी प्रेमी कहा और मैंने ये भी बड़ा स्पष्ट कहा कि मैंने जो भी कुछ किया है वो सिर्फ इसलिए किया कि मुझे उसमें आनंद आ रहा था। ये तो एक तो पहली बात हुई। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हमने इसलिए भी किया कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को जोड़ना चाहते थे भारत से। जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो वहीं पे पैदा हुए हैं, अमेरिका में ही, है ना। तो अगर उनको हमें भाषा से जोड़ना है तो हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। तो और हमने वो कुछ तरह के प्रयास किए। तो ये तो मेरी बात रही और मैं अपनी उपलब्धियों को फिर से नहीं गिनाना चाहता, लेकिन मेरा 4 मैंने विश्व हिंदी सम्मेलन जो है उसमें मेरी प्रतिभागिता रही। कुछ हम लोगों ने प्रयास किए अमेरिका में, तो जैसे उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो पहला हमारा जो प्रयास था वो था कि जब मैं भारत से गया तो मुझे कविता से प्रेम था, तो हमने कहा कि क्यों ना हम भारत से कवियों को आमंत्रित करें अमेरिका में और वहाँ के जो लोग हैं उनको
हिंदी कविता से परिचय करवाएं। तो उसमें हमने करीब 2005 से हमने शुरू किया ये प्रयास, और उसमें हमने लगभग जितने भी कवि हैं भारत के, गोपाल दास नीरज जी से हमने शुरुआत की। हमें सौभाग्य रहा कि नीरज जी हमारे घर पर करीब 1.5 महीना रहे। तो क्योंकि जब हम अमेरिका में किसी को बुलाते हैं तो ये संभव नहीं होता कि हम उनको सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए बुलाएं। वो इतनी दूर आते हैं, उनका खर्चा जो है वो इतना हो जाता है कि सिर्फ एक कार्यक्रम करके अगर हम उन्हें भेज दें तो हम लोग जब किसी कवि को बुलाते हैं तो करीब 1-1.5 महीने के लिए बुलाते हैं और उनकी करीब 10 से 12-15 कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो हम लोगों ने नीरज जी को बुलाया, फिर सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, उदय प्रताप सिंह, अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, कीर्ति काले, जितने भी आपके जो लोकप्रिय कवि हैं उन सबको हम लोगों ने अमेरिका बुलाया। और हमने उनको बताया कि हिंदी कविता क्या होती है और क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। तो हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाने में हम लोगों ने कुछ प्रयास किए। दूसरा, क्योंकि मैं तकनीकी से जुड़ा हुआ था तो हम लोगों ने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, आपने कविता कोश का नाम सुना होगा, ये हिंदी की कविताओं का सबसे बड़ा समूह है इंटरनेट पे। तो हमने इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, और इंटरनेट में भी हम लोगों ने, क्योंकि मेरा तकनीकी क्षेत्र रहा, तो हम लोगों ने जैसे विकिपीडिया होता है उसी का मॉडल करते हुए हमने हिंदी कविताओं का सबसे बड़ा संग्रह तैयार किया। मैं उसके प्रारंभिक वर्षों में 2008 से 2011-12 तक मैं उसमें जुड़ा रहा। फिर हम लोगों ने कोशिश की कि अभी मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जबकि फेसबुक नहीं हुआ करती थी, हिंदी में लिखना भी आसान नहीं था। अब तो आप जानते ही होंगे कि यूनिकोड आने के बाद से कंप्यूटर पर भी हिंदी को टाइप करना बड़ा सरल हो गया है। लेकिन जब हम 2005-2008 की बात करते हैं तो उस समय यूनिकोड नहीं था और हिंदी में कंप्यूटर पे टाइप, सेलफोन तो हुआ ही नहीं करते थे उस समय, तो कंप्यूटर पे भी टाइप करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हम लोगों ने प्रयास शुरू किया एक याहू ग्रुप के माध्यम से, जिसका नाम हमने दिया ई कविता। तो वो प्रयास था विश्व भर में फैले हुए कविता प्रेमियों को एक मंच पे जोड़ना। तो जैसा मैंने कहा कि उस समय फेसबुक नहीं हुआ करती थी, व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, तो एकमात्र याहू ग्रुप्स का हमने प्रयोग किया और याहू ग्रुप के माध्यम से हमने करीब 1100 सदस्य जोड़े पूरे विश्व में, जो कि फैले हुए थे। और बड़े साधारण था कि आपने कोई भी कविता लिखी तो आप उसको एक ekavita@yahoo-groups.com पर भेज दें और वो कविता जितने 1200 सदस्य हैं उन तक पहुंच जाएगी। और फिर वो 1200 सदस्य उसको पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उसमें सुझाव दे सकते हैं जिससे कि आप कविता को सुधार सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया, तो वो बड़ा सफल रहा और उसमें बहुत से लोगों ने जो कविता नहीं लिखते थे उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये हमारी उपलब्धि रही। फिर हमने आगे बढ़ के हमने कहा कि ठीक है, जो लोग कविता लिखते हैं वो तो उनको तो ई कविता से हम जोड़ सकते हैं और अपनी कविताएं साझा कर सकते हैं, लेकिन जो कविताएं नहीं लिखते हैं, है ना, उनके लिए क्या किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम उनके लिए कविता की पाठशाला शुरू करें जिसमें उन्हें कविता लिखना सिखाया जाए। तो जैसा आप जानते हैं कि कविता को लिखने में, मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो कि आप क्या लिखना चाहते हैं, आपका भाव क्या है, भाव पक्ष होता है, और दूसरा होता है कविता का व्याकरण, है ना। हर कविता में आप जानते हैं अलग अलग विधाएं हैं, हर विधाओं के अलग अलग नियम हैं। तो हमने ये सोचा कि जहाँ तक भाव पक्ष का सवाल है वो तो आपको ही सोचना होगा, उसमें तो कोई आपको कोई सिखा नहीं सकता कि किस तरह के भाव आप करें, लेकिन जहाँ तक कविता के व्याकरण का सवाल है वो सिखाया जा सकता है। तो हम लोगों ने, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरी तरह से एक इसको वॉलंटरी एफर्ट है, बिल्कुल स्वयंसेवी एफर्ट है, प्रयास है। तो हम किसी से एक भी पैसा नहीं लेते
और क्योंकि हम किसी से एक भी पैसा नहीं लेते, हम किसी को एक भी पैसा दे भी नहीं सकते। लेकिन हमने कोशिश की और हमने कहा लोगों से, हम विद्वानों के पास गए जो कविता को जानते हैं, और हमने उनसे अनुरोध किया कि क्या आप हमारे शिष्यों को कविता सिखाएंगे। और हमें खुशी है कि उनमें से बहुत से लोग हमारे साथ काम करने को तैयार हुए। तो हमने हर विधा के लिए एक एक विशेषज्ञ को चुना कि अगर आपको नवगीत सीखना है तो हमने कहा जगदीश व्योम बड़े अच्छे नवगीत लिखते हैं, वो हमें नवगीत सिखाएंगे। गज़ल लिखनी है तो हमने गज़ल के लिए एक अच्छे व्यक्ति को चुना। हाइकू लिखना है तो हाइकू के लिए हम कमलेश कमल जी हैं, उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। तो हमने हर विधा में एक विशेषज्ञ को लिया और उनके द्वारा हमने करीब 500 के बाद करीब 700 सदस्यों को, व्यक्तियों को हमने कविता लिखना सिखाया, कविता के नियम सिखाए, उसका व्याकरण सिखाया। और फिर उसमें भी यही होता था कि हमने उनको कविताएं लिखने को कहा, उसमें जो उनकी गलतियां थी उसकी तरफ हमने उनको इशारा किया, उन्होंने कविताओं को सुधारा। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जब हम गज़ल पर आए तो हमने करीब मतलब सदस्य तो बहुत थे, करीब 200 सदस्य थे उसमें जो गज़ल सीखना चाहते थे। तो हमने उन्होंने बिल्कुल गज़ल नहीं जानते थे, लेकिन हमने उनको शुरू से गज़ल लिखना सिखाया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 1 बरस तक वो पाठशाला चली। और उसके बाद मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हम उन 200 सदस्यों में से करीब 20 लोगों की हम लोगों ने गज़लें जो उन्होंने कविता की पाठशाला में लिखी थी, उनका हम लोग एक संग्रह प्रकाशित कर सके। हम उनको बिल्कुल ज़ीरो से इस स्तर तक ला सके कि उनकी एक पुस्तक हम लोग तैयार कर सकें, और वो पुस्तक प्रकाशित हुई और बहुत पढ़ी गई। तो इसको हम अपनी सफलता ही मानते हैं कि हमने जो कविता नहीं लिखते थे उन्हें भी कविता की तरफ आकर्षित किया। और इसी तरह हम लोगों ने बहुत से और भी प्रयास किए। एक हम लोगों ने एक प्रयास किया किस्से साहित्यकारों की, तो वो आजकल चल रहा है और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। हमने कहा कि जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनकी जो यादें हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनसे जुड़े हुए रोचक प्रसंग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए। क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने महादेवी वर्मा को देखा है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने निराला जी को देखा है, रामधारी सिंह दिनकर को देखा है, लेकिन अगर उनकी जो स्मृतियां हैं उनको अगर संकलित न किया जाए तो 25 बरस के बाद वो भी नहीं रहेंगे और वो स्मृतियां, वो यादें, वो किस्से सब खो जाएंगे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और हमने कहा कि आप उसमें स्मृतियां भेजिए, अपने रोचक संस्मरण भेजिए। और हमें खुशी है कि हमने जितने भी थे, जैसे धर्मवीर भारती हैं, उनसे उनकी पत्नी पुष्पा भारती जी अभी हमारे बीच में हैं, वो हमसे जुड़ी। ममता कालिया जी हमसे जुड़ी, उनके पास यादों के संस्मरण हैं। चित्रा मुदगल जी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके पास खजाना है संस्मरणों का। तो हमने इन सब संस्मरणों को इकट्ठा किया, और ये हमने किया तो व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन हमने कहा कि व्हाट्सएप तो अच्छा है उनको इकट्ठा करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप में चीज़ें खो जाती हैं, है ना। आपने पढ़ा कुछ, अगर आप 15 दिन बाद उसको खोजना चाहेंगे तो आसानी से मिलता नहीं है। तो हमने फिर एक और कदम उठाया। हमने कहा कि हम इसमें जितने भी संस्मरण इकट्ठे हुए हैं उनको हम एक वेबसाइट पे एकत्र करेंगे, क्योंकि वेबसाइट पे अगर आपने उसको डाल दिया तो पहली बात तो ये कि वो हमेशा वेबसाइट पे रहेगा, है ना। और दूसरी बात वेबसाइट पर यह है कि वहाँ पे जाकर आप खोज सकते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर ये संस्मरण हमने संग्रह किए। वहाँ पर आप जाके आप निराला टाइप करिए तो आपको निराला जी से जुड़े जितने भी संस्मरण हैं वो मिल जाएंगे। आप किसी शहर से जुड़े संस्मरण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इलाहाबाद से जुड़े संस्मरण मुझे चाहिए, तो आप वहाँ पे इलाहाबाद टाइप कीजिए और जितने भी साहित्यकार, जितने भी रोचक संस्मरण इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के हमने कुछ प्रयास किए। और फिर यही मैंने कहा कि तकनीकी का प्रयोग करते हुए हिंदी का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए और उसे संजोया जाए। तो इस तरह के हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए।
एक और जो मैं करना चाहूँगा प्रयास, जिस पे हमें भी गर्व करना चाहिए, वो है कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका शुरू की, और वो पत्रिका भी हमने एक जो आधिकारिक वेबसाइट है भारतीय सरकार की, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, तो हमने शुरुआत की वहाँ का जो कौंसलावास है न्यूयॉर्क में, कौंसलेट जनरल है, उनकी एक वेबसाइट होती है। तो क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी बरसों से, तो एक बार मैंने ऐसे ही उनको सुझाव दिया कि आपकी वेबसाइट है और वहाँ पे इतने लोग आते हैं, तो क्यों ना आप एक वहाँ पे हिंदी पत्रिका शुरू करिए। तो जो कौंसल जनरल थे वो, उनको सुझाव पसंद आया और उन्होंने मुझ पर ही कहा कि क्यों ना आप ही इस पत्रिका को शुरू कीजिए। तो अब जब मैंने सुझाव दे दिया था तो उसको मना भी नहीं किया जा सकता था, तो हमने कहा कि हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और हमने एक हिंदी पत्रिका शुरू की। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी आधिकारिक वेबसाइट से जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, और वो भी जब भारत से बाहर, तो बहुत सी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे कौंसलेट जनरल जो थे वो स्वयं बिहार से थे और हिंदी के प्रेमी थे, तो उन्होंने सब जितनी भी परमिशंस जरूरी होती हैं वो उन्होंने ली, और हमें गर्व है कि हम लोग, मैं कहूँगा कि किसी भी भारतीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भारत से बाहर शुरू होने वाली हमारी पहली पत्रिका थी। अनन्य के नाम से हमने उसे शुरू किया। और तो ये पत्रिका आप अगर जाएं और वहाँ पे कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क की वेबसाइट पे आप जाएं, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं उस पत्रिका को। तो ये तो हमने न्यूयॉर्क में शुरू की, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। जब हमने देखा कि अगर हम न्यूयॉर्क में शुरू कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जो वेबसाइट हैं, ये तो हर दूतावास, जितने भी दूतावास हैं विश्व में, भारत के हर दूतावास की एक वेबसाइट होती है। तो हमने सोचा कि अगर हम न्यूयॉर्क में शुरू कर सकते हैं, तो क्यों ना इसे दूसरे देशों में भी शुरू किया जाए। तो हमने दूसरे देशों से में जो मेरे मित्र थे, हिंदी प्रेमी मित्र, हमने उनसे संपर्क किया, और उनमें से बहुत से लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उत्साह हुआ। देखिए, एक बार जब हमने न्यूयॉर्क में शुरू कर दी, तो आप स्वीकार करेंगे कि पहला कदम, पहली बार शुरू करने के लिए तो हमें बहुत सी परमिशंस लेनी पड़ी, लेकिन जब एक बार शुरू हो गई तो फिर दूसरी जगह शुरू करना थोड़ा आसान रहा। तो हमने दूसरे देशों को संपर्क किया और वो तैयार हुए। फिर क्या था कि दूसरे देशों में हमें पत्रिका निकालने वाले तो मिल गए, लेकिन जितनी सरलता से हम न्यूयॉर्क में शुरू कर पाए, उतनी सफलता हमें दूसरे देशों में नहीं मिली, क्योंकि वो निर्भर करता है कि वहाँ के राजदूत कैसे हैं, वहाँ के अधिकारी लोग कैसे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप अपने देश की वेबसाइट पे नहीं निकाल सकते, तो आप हमारा तो एक घर है न्यूयॉर्क वेबसाइट, आप अपनी पत्रिका को न्यूयॉर्क वेबसाइट पे करिए। और हमने न्यूयॉर्क में बात की, तो क्योंकि वो हमारे साथ थे, तो हमने उनको बोला कि देखिए, अगर आप दूसरे देशों की पत्रिका भी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, तो हम न्यूयॉर्क की वेबसाइट को एक हब सा बना देंगे, पूरे देश का, पूरे विश्व का। तो उन्हें विचार पसंद आया और हमने 12 अन्य देशों से हिंदी पत्रिका निकालना शुरू किया, जो कि न्यूयॉर्क की वेबसाइट पर ही पब्लिश की जाती है। तो हमें खुशी है कि इस समय हमारे पास, हम लोग 12 देश में आपको गिना भी सकता हूँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की है कि हम तंजानिया और केनिया जैसे देशों से भी इस पत्रिका को निकाल सके। कि मतलब ये बाकी देश जो मैंने बताए, ये तो बड़े देश हैं, यहाँ पे बहुत से भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की हुई कि हम तंजानिया और केनिया जैसे देशों से हिंदी की पत्रिका को निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी बात तो हो गई, बहुत मैंने कही। जी। अब तुम कुछ सवाल पूछना जी, चाहो, जी। और आप में से जी। जो भी आप सवाल करें। जी मैडम, कुछ
चूँकि वो आपने जो हाँ वेबसाइट बताई जी। सर्च बटन वाली कौन सी जी, वेबसाइट है? वो है, मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं अर्पण को हाँ। भेजूंगा, है ना, और तुम जी। जो इंटरनल जो है जी, मैं ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है उसमें WhatsApp हम ग्रुप उसमें डाल देना, उसमें डाल देंगे। तो वैसे आप अगर कोशिश करेंगे किससे साहित्यकारों के जी, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो न्यूयॉर्क में है जिसकी चर्चा कर रहे हैं अनूप जी, उसको आप वहाँ भी कर सकते आ जाता है वो इजीली गूगल पर, और वहाँ भी अनन्य नाम से वो पत्रिका है। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैं अर्पण को जी, भेजूंगा, और तुम जी, जो आप बिल्कुल। इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है। सर आप लोग भी कुछ सवाल पूछिएगा सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो यहाँ हिंदी में यूपी में ही पैदा हुए हैं, तो पले बड़े हैं, लेकिन जहाँ विदेश में 4 आदमी हिंदी बोलने वाले न मिले। कुछ दिन मेरी पोस्टिंग गुजरात में थी, तो वहाँ नहीं मिलता था कोई हिंदी भाषी, तो वहाँ गुजराती और नॉन गुजराती वाली बात होती थी। तो अमेरिका है, तो वहाँ पर इतना स्ट्रगल आपने किया, ये आपका प्रेम दिखाता है और यहाँ तक ले आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई सवाल नहीं सर? सर हाँ सर। यहाँ आने के लिए और अपने उत्तम विचार आपने प्रकट किए, खासकर कि आप जो हिंदी के क्षेत्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, देश में तो कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि जो हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इनके लोग, इनको अभी भी हमको लगता है कि चूँकि हिंदी कोई घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी है कि अभी हमें हिंदी बोलने में, या अगर हम 4 लाइन अंग्रेजी के बोलते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इनके लिए तो फिर अपने स्तर पर करना है, ठीक है, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दें, लेकिन अगर हिंदी को हम महत्व नहीं देंगे तो हमारी विरासत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ मीटिंग में भी देखता हूँ, मैं अगर अपने बैंक की बात बताऊँ तो अंग्रेजी बोलेंगे, ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे कि समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे थोड़ा बाहर निकलिए, आप सभी लोग हिंदी में बोलिए। आपकी जिस भाषा में आप अपना भाव जितना ज़्यादा व्यक्त कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो भाषा बोलनी जरूरी होती है। भाषा सिर्फ भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है और एक दूसरे से आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है। बिल्कुल कीजिए, हालांकि आप तो वैश्विक स्तर पर इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपका कार्य बहुत सराहनीय है। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपसे आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अगर ये वेबसाइट मिलेगी तो मैं भी संस्मरण जरूर पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि संस्मरण पढ़ने में बहुत रोचक लगते हैं, बहुत रोचक लगते हैं। फिर आपने जो कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं अपनी छोटी सी टिप्पणियाँ देना चाहूँगा। पहली बात तो आपने जो कही कि भाषा जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो तो है ही, लेकिन दूसरी बात जो आपने कही और उसको मैं थोड़ा और रेखांकित करना चाहूँगा कि भाषा आपको संस्कृति से भी जोड़ती है। उसकी भाषा के बिना आप संस्कृति तक नहीं पहुँच सकते। अगर आपको भारतीय संस्कृति समझनी है तो हिंदी आपको सीखनी ही होगी, मैं कहूँगा संस्कृत भी आपको सीखनी होगी। और ये बात विदेशों में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर मेरा बच्चा हिंदी ही नहीं बोलेगा तो मैं उसको भारतीय संस्कृति की बात ही कैसे कर पाऊँगा, है ना। तो उसके लिए तो ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि भाषा के प्रति गर्व होना चाहिए, है ना, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं एक बात भूल गया था, लेकिन मैं उसकी बात करना चाहूँगा। हम लोगों ने एक समूह में औपचारिक रूप से संस्थाएं बनाने में विश्वास नहीं रखता। कई बार क्या होता है कि जब हम बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाती हैं तो संस्थाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, किस लिए हमने बनाई थी वो गौण हो जाता है। तो मैंने जितने भी हमने प्रयास किए, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सब जो संस्थान मैंने बात किए ये सब रजिस्टर्ड भी नहीं है। रजिस्टर हमने एक आध जगह की है क्योंकि हमें कानूनी तौर पे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे हम लोग कवियों को बुलाते हैं तो वो हम तब तक उनसे उनको हम जो पैसा देते हैं वो देने के लिए हमें ज़रूरत है, उसके लिए हमने की। लेकिन जो हमने अधिकांश प्रयास किए वो पूरी तरह से वॉलंटरी एफर्ट थे। तो हमने अभी कोविड के दिनों में हमने एक प्रयास शुरू किया, मैं संस्था नहीं कहूँगा, उसका नाम है हिंदी से प्यार है। ये संस्था, हमारा समूह का नाम है हिंदी से प्यार है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हमने ये कहा उसमें कि हिंदी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप हिंदी के विद्वान हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिंदी के विद्वान नहीं भी हैं तो भी आप हिंदी के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप हिंदी से प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करना,
तो हमने ये समूह बनाया हिंदी से प्यार है, और हमने कहा कि जिसको भी हिंदी से प्यार है आप हमसे जुड़िए, और हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जो कि सरकार नहीं कर रही। हमने ये कहा कि आप हमसे जुड़िए, ये मत सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम आपको सही दिशा देंगे, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं और वो उसकी आपको अगर प्रशिक्षण नहीं है अगर आपको, तो हम आपको प्रशिक्षित भी करेंगे, है ना। तो ये बड़ा हमने बनाया, और उसकी जो हमने टैगलाइन हमने जो बनाई, और उसके लिए मैं आपका ध्यान चाहूँगा। हमने कहा हिंदी से प्यार है तो समूह का नाम है, और उसकी जो टैगलाइन हमने रखी वो हमने कहा हिंदी में मुस्कुराइए, है ना। तो वो उसके पीछे बहुत हमने सोचा था। हमने कहा कि क्या सोचा जाए, हमने कहा कि अगर आप अपनी भाषा में मुस्कुरा सकते हैं, और आप मुस्कुरा तभी सकते हैं जब आप उस पर गर्व करेंगे। तो हमने कहा हिंदी में मुस्कुराइए। फिर हमने उसको एक्चुअली बाद में थोड़ा सा हमने बदला, और मैं उसकी तरफ भी ध्यान जाऊंगा। हमने कहा कि हिंदी में मुस्कुराइए तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी सबकी तो मातृभाषा नहीं है। तो फिर हमने उसको थोड़ा सा बदला, हमने कहा अपनी भाषा में मुस्कुराइए, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि आप अगर तमिल भाषी हैं तो तमिल को भूल जाइए, अगर आप तेलुगु आपकी मातृभाषा है तो तेलुगु को भूल जाइए। हमने ये कभी नहीं कहा, और मेरा मानना है कि हिंदी को हम तभी आगे बढ़ा सकेंगे जबकि हम अन्य भारतीय भाषाओं को भी साथ लेकर चलेंगे। तो हमने इसको बदल दिया, हमने कहा हिंदी में मुस्कुराइए की जगह अपनी भाषा में मुस्कुराइए, लेकिन ये मुस्कुराना तभी संभव है जब आप अपनी भाषा में गर्व करेंगे। जी, इधर से कुछ सवाल, कुछ जगत जी। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद आने के लिए, और जैसे आपने हिंदी कविता की बात की तो बहुत प्रिय हम लोगों को भी है। तो हिंदी के जो कवि के राजकुमार रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जी, अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो हिंदी कवि के राजकुमार माना जाता है। निज भाषा, उसमें से दो पंक्तियां भी आपने कही हैं तो मैं उसको पूरा करूंगा। जी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल को, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे न ही को सुख। बिल्कुल, मतलब कहाँ से कहाँ उसको जोड़ा गया है कि अपनी भाषा ज्ञान नहीं तो आपकी हृदय की पीड़ा है वो भी नहीं मिट सकती। वाह। नहीं कर सकते आप। तो वो जो अभिव्यक्ति का साधन है वो भाषा आपको हर समय छूती है, और जब कुछ कहते हैं तो पूरा आपका चरित्र दोहराती है। बस सर आपको धन्यवाद आने के लिए, और आपने जो ग्लोबल परिवेश पे हम लोग को एक प्रकाश डाला, तो मैं बताऊंगा कि मैं 2-3 साल सैन होजे में रहा हूँ, अच्छा, कैलिफोर्निया में, और वहाँ भी हम लोग एक छोटा सा ग्रुप था हमारा। तो हम लोग हर हिंदी दिवस पे एक प्रोग्राम करते थे जहाँ पे कुछ लोकल लोगों को बुला के एक हमारे परिचित किस समय, किन सालों में रहे आप? 2010-11 की बात सर। सैन होजे में बहुत से लोग हैं, हाँ। मैं जानता भी हूँ काफी हिंदी से जुड़े लोग। क्योंकि सर वो सिलिकॉन वैली है तो बहुत सारे सिलिकॉन कंपनीज वैली हैं, हैं, बे एरिया जो है, तो काफी बड़ा समूह है हिंदी भाषियों का। तो हम लोग एवरी ईयर, पंडा, नीलू गुप्ता, यस, ये लोग, तो हम लोग प्रोग्राम करते थे हर वर्ष, कम से कम 2 दिन प्रोग्राम लोग करते थे जहाँ पे इकट्ठे होकर और चर्चा हुई बहुत चीज़ों पे। तो हिंदी एक बड़ा एक अच्छा माध्यम था, और अब लोगों से मिल के जो भाव आता है वो अद्वितीय है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब आपने बात की तो एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब हम विदेश में जाते हैं तो सब कुछ नया नया होता है, नए लोग होते हैं ना, तो अगर आपको, तो उसमें एक खतरा ये रहता है कि जो आपकी पहचान है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो आपको खोने का डर रहता है ना। कि क्योंकि भारतीय तो करीब 2% हैं पूरे अमेरिका में, 2% भारतीय मूल के हैं। तो जब आप अपने आप को बिल्कुल नए परिवेश में, नए लोगों के बीच में देखते हैं, तो एक खतरा रहता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना खो जाए। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि एक संबल मिले, जो आपको होल्ड कर सके, और भाषा जो है वो एक माध्यम हो सकती है कि आप भाषा के माध्यम से अपने जैसे लोगों से मिलें, और तो वो एक संबल बन सकती है आपका। जी, और कोई सवाल इधर से? जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर की उपलब्धियों को जानकर बस राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 पंक्तियां याद आ गई कि मनुष्य का लक्ष्य जितना ऊपर रहता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है।
आपने हिंदी में शुरुआत एक देश से करा, लक्ष्य ऊंचा था, 13 देशों तक पहुंचाए, इसलिए आपको सब धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि लक्ष्य तो ऊंचा रहना चाहिए लेकिन सर नीचे रहना चाहिए। क्या बात। विनम्रता रहिए आपको। अब जिस दिन आप अपने आप पे गर्व करना शुरू कर देंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर वहीं रहेंगे आप, और बल्कि नीचे भी उतर सकते हैं। जी उससे बचना चाहिए। मित्रों, आज का जो विषय है कि हिंदी की ग्लोबल उपस्थिति और आधुनिक तकनीक का उपयोग, विश्व हिंदी दिवस पर हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसका पूर्व दिवस है 9 जनवरी को। तो अनूप साहब, चूँकि आप नई पीढ़ी के भी संपर्क में हैं, कार्यक्रम स्वयं एक आयोजक, बड़े आयोजक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, घर परिवार में, देश में, एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कई जगहों पे आपकी यात्राएं हैं। तो नई पीढ़ी किस तरह से अमेरिका में या यूरोप में या एशिया के देशों में हिंदी से जुड़ रही है, क्योंकि उनको भी जोड़ना ज़रूरी है, तो वह कितना चुनौतीपूर्ण है नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ना, और वो कितना जुड़ पा रही है, इस पर थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है अर्पण। तो पहली बात तो ये तो मैंने बात कर ली कि जोड़ना तो ज़रूरी है उनको, है ना, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। अब जहाँ तक सफलता की बात है, प्रयासों की बात है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो क्योंकि मैं घूमा बहुत जगह हूँ लेकिन रहा मैं अमेरिका में ही हूँ, तो मैं मूल रूप से अमेरिका की बात करूँगा। लेकिन ये जो बात मैं अमेरिका के लिए करूँगा वो बात इंग्लैंड के लिए भी लागू होती है, लगभग सभी जगह के लिए लागू होती है। तो अमेरिका में बच्चों को हिंदी से जोड़ने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप उसको एक भाषा के रूप में वहाँ के विद्यालयों में पढ़ाया जाए, है ना, तो वो संभव है, क्योंकि अमेरिका में ऑफ कोर्स जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो तो हिंदी नहीं हो सकता, वो तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाए, इसकी संभावना बनती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाती है एज ए सब्जेक्ट, कुछ में स्पेनिश तो आजकल अमेरिका की दूसरी भाषा हो गई है, स्पेनिश पढ़ाई जाती है। इसी तरह हिंदी भी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, और इसके 2 कारण हैं। और ये मैं सब अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ, तो ये तथ्य मान लें आप। तो 2 कारण हैं उसका। एक तो कारण ये है कि उनको ये होता है कि हिंदी पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक उनको चाहिए, है ना, और प्रशिक्षित अध्यापक उनकी अपनी एक परिभाषा होती है कि उसमें ये होना चाहिए, तभी वो पढ़ाने देंगे। तो एक तो वहाँ पे वो कमी होती है कि प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिलते हैं हिंदी के। ये समस्या ऐसी है, इसका हम सोच सकते हैं निदान। लेकिन जो दूसरी समस्या है वो एक गहरी समस्या है, और उस पर आपका थोड़ी सी दुखद भी है कि किसी भी नई भाषा को शुरू करने के लिए उनका ये होता है कि भाई कम से कम इतने बच्चे तो उसमें रुचि रखें, तभी हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो अब ऐसे भारत में अमेरिका में 2% मैंने कहा भारतीय हैं, और कुछ शहरों में तो इतने भारतीय हैं कि स्कूल में लगभग आपको आधे बच्चे भारतीय मिल जाएंगे। आप जैसे गए सैन होजे में, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत भारतीय हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का गढ़ है, और भारतीय टेक्नोलॉजी से तो जुड़े होते ही हैं। तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बहुत से भारतीय बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हिंदी के प्रति रुचि या हिंदी के जानने वाले जो इच्छुक छात्र उन्हें नहीं मिल पाते। और उसका कारण ये है कि हमारे जो अभिभावक हैं वो स्वयं नहीं सोचते कि हिंदी सिखाना महत्वपूर्ण है बच्चों को। एक तो कारण ये भी रहता है, वो सोचते हैं कि हिंदी तो वो घर में ही सीख जाएगा, है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फॉर एग्जांपल स्पेनिश सीखे, क्योंकि स्पेनिश उसको व्यापार में और उसमें ज़्यादा मदद करेगी, नौकरी में ज़्यादा मदद करेगी, है ना। एक तो ये कारण था, है ना। तो ये 2 कारणों से नहीं हो पाती। अब मैं आता हूँ कि यहाँ सफलता हमें मिली है। सफलता हमें वहाँ मिली है कि अमेरिका में लगभग हर बड़ी जगह पर कुछ संडे स्कूल्स चलाए जाते हैं। संडे को 1-2 घंटे की, 1 घंटे की बच्चों की हिंदी क्लासेस आपको लगभग हर बड़े शहर में मिल जाएंगी।
और उसको चलाने वाले सब वॉलंटियर होते हैं, वो कोई किसी से पैसा नहीं देते हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि उनको शौक है। और वो अगेन फिर से मैं कहूँगा कि वो समझते हैं कि बच्चों को भाषा से और संस्कृति से जोड़े रखना है, तो इसलिए वो अपने स्वयं से भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये जैसा मैंने कहा, मुझे ठीक से संख्या नहीं मालूम, लेकिन कम से कम हो सकता है 400-500 संडे स्कूल्स संडे स्कूल्स अमेरिका के विभिन्न शहरों में हों। और तीसरी बात जो मैं आता हूँ वो है विश्वविद्यालयों में हिंदी। तो उसमें मेरी पत्नी, मैं आपको बता दूँ संयोगवश, कि वो भी हिंदी से जुड़ी हैं और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं, तो मुझे उस बारे में भी थोड़ी जानकारी है। तो लगभग हमने एक सर्वे किया था और एक डेटाबेस तैयार किया था, वो भी उपलब्ध है हमारी वेबसाइट पर। लगभग 65 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है अमेरिका में। जी जी तो ये छोटी सी जानकारी। जी जी या किसी भी भाषा को बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे तो जो साहित्य है वो तो है ही, जो दूसरी भाषा का साहित्य है उसका अनुवाद हिंदी में होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, जैसे कि मेरे खास तौर पे अगर मैं स्टडीज़ में भी आऊँ तो आपने भी पढ़ी होगी, हम लोगों ने भी जब तैयारी की तो रैशनिंग हेरेडो सब पढ़ी, सब इंग्लिश में ही है, हिंदी में कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं फिर से दो बातें कहूँगा कि पहली बात तो ये कि मेरा मानना है कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो छोटी होती जा रही है। ये संचार के माध्यम है, इंटरनेट है, तो अब दुनिया छोटी हो गई है, तो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो वो सिर्फ उसी को प्रभावित नहीं करता है, वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। पहली बात तो ये। तो ऐसा अगर है तो अनुवाद की महत्ता बढ़ जाती है, और वो बढ़ गई है, आपने देखा होगा, और वो मेरा ये मानना है कि वो आगे आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि तकनीकी बढ़ी है, तकनीकी का विस्तार हुआ है, तो अनुवाद भी सरल हो गए हैं, है ना। और अब में से काफ़ी लोग जानते हैं कि जो मशीनी अनुवाद है, उदाहरण के तौर पे, और अगर आप अनुवाद से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत तकनीक से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि जो मशीनी अनुवाद हुआ करता था और जो अब होता है उसकी गुणवत्ता में बहुत बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मैं खुद अनुवाद का प्रयोग करता हूँ। गूगल ट्रांसलेशन ही आप लें, जो 10 साल पहले जो किया करता था और अब अगर आप लें तो बहुत सरल हो गया है। तो अनुवाद सरल हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरा 100% सही ही कर देगा, लेकिन अगर उसने आपका 90% काम कर दिया और फिर आपने 1-2 घंटे लगा के उसको मैनुअली आपने उसको सुधार कर लिया, तो अनुवाद खत्म हो गया। जो काम अगर आप किसी 10 साल पहले करते थे और पूरे का पूरा आप अनुवाद मैनुअली करते थे, जिसमें 10 घंटे लगते थे, अब उसमें 1 घंटा आपको लगेगा। तो ये अनुवाद सरल हो गया। अच्छा, अब जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विश्व में बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, वो हम तक पहुँचेगा तो हमारा भी सोच बढ़ेगी, तो होना चाहिए और सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो पत्रिका है उसमें हम विदेशी भाषा की एक कविता का या उसका अनुवाद करें। हम लोगों ने यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो दूसरे देशों में पत्रिकाएं शुरू की हैं, जैसे रूस में हमने शुरू की, तो हम उस पत्रिका में कुछ रूसी कविताओं का, रूसी कहानियों का हिंदी अनुवाद हम लोग करते हैं। और हम लोग भी वही करते हैं कि उसको पहले हम मशीन को यूज़ करते हैं कि भाई 90% तुम कर लो, बाकी 10% हम कर लेंगे। वो होना चाहिए। और जो भारत की जो रचनाकार हैं गीतांजलि श्री, तो उनका जो उपन्यास है, काफ़ी बड़ा उपन्यास है, रेत समाधि, और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसके कई प्रयोग भी हुए, उसमें पार्टीशन का भी उसकी कहानी है। तो उसका भी जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, वह अमेरिका की ही एक अनुवादक ने किया, महिला हैं, उन्होंने किया। उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला, भारत की किताब को मिला है, रेत समाधि को मिला है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तमाम हमारे देश के रचनाकार, कृष्णा सोबती हैं,
सारा राय भी हैं जो प्रेमचंद की पोती हुई, वह भी अनुवाद करती हैं, और बहुत सारे ऐसे लेखक, और विदेशी लेखकों की तो किताबें हिंदी में हैं ही, हमारे अपने लेखकों के, चाहे वो प्रेमचंद हों या यशपाल हों, इन सब, निर्मल वर्मा हों, इन सब के अंग्रेजी में अनुवाद, दूसरी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं। और ऐसे कई उपलब्धियां हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं छत्तीसगढ़ से, उनकी किताबों के अंग्रेजी में अनुवाद हुए, भारत के अनुवादकों ने भी किए और विदेशों के भी अनुवादकों ने किए, तो एक अच्छी उपलब्धि है। एक चीज़ और, फिर हम लोग धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ेंगे। एक बात जी मैं इससे जोड़ना चाहूँगा जी। कि पहली बात ये कि हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि जब तक वो नहीं होगा उन्हें विश्व नहीं समझ पाएगा, है ना। तो मैं कहूँगा कि हिंदी में बहुत से विश्व स्तरीय लेखक हैं, लेकिन वो विश्व तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि उनकी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है। जी जी। रोजगार को लेकर थोड़ा सा बताएं कि हिंदी और रोजगार, क्योंकि अभी भी एक किसी और प्रोग्राम में बल्गारिया और उज्बेकिस्तान और दूसरे अफगानिस्तान के लोग थे, तो वो सब हिंदी पढ़ने आते भी हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में, वहाँ पढ़ने भी आते हैं, लेकिन फिर वहाँ जाकर फिर उन्हें लगता है कि रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है, जबकि जापानी में और दूसरी भाषाओं में वो पढ़ते हैं जब, तो उनको रोज़गार मिल जाता है, चाहे वो श्रीलंका के लोग हों, ये सब। तो हिंदी पढ़ने के जो लोग हैं जो बाहर में हैं, वो हिंदी पढ़कर रोज़गार कैसे लें, इस पर आपका क्या अपना अनुभव रहा है? क्योंकि कई ऐसे मैं विद्वानों को जानता हूं जो श्रीलंका से या उज्बेकिस्तान से और अन्य जगहों से आए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में वहाँ पढ़ने आए, और लेकिन वो अपने देश में जाकर उस तरह से उनको हर एक को नौकरी नहीं मिल रही है, तो अभी थोड़ी सी निराशा उन्हें होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, निराशा तो स्वाभाविक है, लेकिन उसका उत्तर भी मैं देना चाहूँगा। देखिए, अमेरिका में अगर आप इसमें लूँ और मुख्यतः और भी देशों में, कि जितने भी भारतीय यहाँ से गए उनमें से मुझे तो कोई एक भी नाम याद नहीं आता जो कि हिंदी के कारण या हिंदी में साहित्य लिखने के कारण वहाँ पर गया हो, है ना। हम जितने भी लोग गए उनका सबका प्रोफेशन कोई दूसरा रहा, इंजीनियरिंग रहा, कंप्यूटर साइंस रहा, डॉक्टर्स रहा। अब उन्होंने जाके वहाँ पे लिखा वो अलग बात है, लेकिन कोई साहित्यकार की तरह वहाँ पे नहीं गया। तो अब ये कहना कि अमेरिका में हिंदी के लिए रोजगार कैसे किया जाए, तो वो तो सीधा सा जुड़ा होगा हिंदी की लोकप्रियता से। नहीं, जो स्थानीय लोग हैं, अमेरिकन हिंदी सीखेंगे, तो वो किस लिए सीखेंगे? ये बात है जी। तो संख्या हमारी तब बढ़ेगी हिंदी। तो उनको, तो ये अच्छा सवाल है, और मेरा उसमें जवाब ये है कि जितने भी, मेरा जहाँ तक जानकारी है, जितने भी विदेशी लोग यहाँ पर आए हिंदी सीखने के लिए, और अर्पण तो मुझे सही करना अगर मैं गलत कह रहा हूँ, उसमें से 90% या 95% लोग ऐसे हैं जो भाषा सीखने के लिए नहीं आए, वो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए आए। और भारतीय, जैसा मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति को अगर आपको समझना है तो भाषा जरूरी होगी। तो भाषा जो है वो संस्कृति तक पहुंचने का माध्यम है उनके लिए, इसलिए वो यहाँ पर आए, है ना। इंडोलॉजिस्ट जो बड़ी फील्ड है, और वहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं विदेशों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जानते होंगे शायद, कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि जहाँ तक भारत के बारे में जानने का सवाल है, हम कुछ भारतीयों से ज़्यादा जानते हैं, जो क्योंकि उनका एक वो ना थोड़ा सा रहता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है। हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो हम थोड़े से भावनाओं में बह जाते हैं कि भारत में हर चीज़ अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल। विदेशी जब भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसका एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को क्या कहेंगे अपन, वस्तुनिष्ठ एक रहता है, वो न्यूट्रल होके देखता है। तो ये जो है, अब उनको वहाँ पे रोजगार हिंदी में कैसे मिलेगा, वो तो मतलब मुझे उसका कोई जवाब, सरल जवाब नहीं जी। अब वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जैसे मैंने कहा इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स अगर उन्होंने भारत में आके हिंदी सीखी है, भारतीय संस्कृति को, भारतीय साहित्य को समझा है, तो उन्हें वहाँ पे तो नौकरी मिलेगी जी। और कोई सवाल आप में से कोई पूछना चाहें तो हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल सिनेमा और हिंदी को लेकर,
क्योंकि भारतीय सिनेमा की भी लोकप्रियता है, रूस में है, यूरोप के कई और देशों में है। आपके यहाँ भारतीय सिनेमा के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार कितना हो सकता है और कितना हम कर सकते हैं? वो तो आप मतलब विश्वास करें ना करें या उसको अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन सिनेमा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है हिंदी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि और हिंदी सिनेमा बहुत लोकप्रिय है वहाँ पर अमेरिका में, और वहाँ पर भारतीय तो देखते ही हैं, लेकिन आपको विदेशी मूल के लोग भी दिख जाएंगे क्योंकि वो सबटाइटल्स होते हैं उसमें जी। और आजकल तो डब भी होने लगी हैं, तो बहुत लोकप्रिय हैं। और हिंदी सिनेमा ने हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जी, धन्यवाद अनूप साहब, यहाँ पधारने के लिए, समय निकालने के लिए। आप सभी लोगों का भी हार्दिक आभार, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैडम से, सारिका चतुर्वेदी जी से अनुरोध करता हूँ। आप हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक रीजन 2 हैं, तो अनुरोध करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। मैडम। रिस्पेक्टेड अनूप ठाकुर सर, जितेंद्र सर, ब्रजेश सर, प्रदीप सर और मेरे समझ साथी, मैं भार्गव जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला और यहाँ पे हम लोगों को हमारी भी भाषा के बारे में कुछ बताया और किस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क में इसका प्रचार प्रसार किया और बाकी अन्य देशों में भी, वहाँ ही नहीं अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है और यहाँ आने के लिए उनको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।